गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का स्वागत है एक बार फिर से आज की क्लास में। और दोस्तों, आपको कल की क्लास में मैंने जीके जीएस के जो पेपर आ रहे थे उसके आधार पर और नवीनतम प्रश्न भी करवाए थे। दो क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो अच्छी बात है। और आज की क्लास में मैं 10 से लेकर के 14 जनवरी तक जो हिंदी के प्रश्न आए उनमें से इम्पोर्टेंट प्रश्न और नए प्रश्न भी लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो अब 10 से 14 तक या 10 से 15 तक जो भी आए हैं वो 16 तारीख को रिपीट होने की 1% भी संभावना नहीं बनती है। ठीक है। और आज की क्लास में मैं विशेष कर ले रहा हूँ कौन से, एक तो ले रहा हूँ आपके विलोम शब्द वाले, विलोम के अलावा आपके पर्यायवाची, पर्यायवाची के अलावा जो एक शब्द आता है वाक्यांश के लिए वो विशेष कर यही ले रहा हूँ, और आपके मुहावरे। ये 4 टॉपिक मेरे आज के जो फेमस टॉपिक है। इसके अलावा एक आध प्रश्न रिक्त स्थान से ले सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ऐसे टॉपिक है जो आपके लिए उपयोगी हैं। बाकी जैसे रिक्त स्थान वाला प्रश्न है वो मैं यहाँ पे एक जैसे रिक्त स्थान वाले प्रश्न बहुत नॉर्मल पूछे जा रहे हैं, वो आप वहाँ भी कर देंगे, उनको आप इस समय नहीं पढ़ सकते, न आपके पास इतना टाइम है। रिक्त स्थान वाला जैसे एक प्रश्न आ गया कि पक्षी पेड़ बैठा है। अब इसमें आपको सीधी सी बात है कि पर आपका ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ पे मैं 4 ऑप्शन लाऊं और आपका 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट जो है खराब करूं तो उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो काम की चीज़ें हैं इस वक्त पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, या वाक्यांश के लिए एक शब्द है, विलोम शब्द है, ये सभी आपको चीज़ें पढ़नी है। क्योंकि रिक्त स्थान वाले प्रश्न न तो फिक्स हैं, न ही पिछले आए हुए आएंगे इसकी कोई गारंटी है, और न ही जो मैं बता रहा हूँ वो आएंगे उसकी कोई गारंटी है। पर्यायवाची विलोम शब्द ये तो हो सकता आ जाए, लेकिन रिक्त स्थान वाले मैं बताऊँ और वो आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। 0.01% गारंटी है, इतनी गारंटी है। इस गारंटी के लिए आप इतना टाइम वेस्ट ना करें, जो चीज़ें मैं लाया हूँ उस पर ध्यान दें। देखिए, हमारा पहला ही प्रश्न है जिसमें शक्ति ना हो। ठीक है। और जिसमें शक्ति नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं? निर्बल कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्बल कहते हैं। ठीक है। निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया, जिसके अंदर शक्ति नहीं होती उसे हम दुर्बल भी कह सकते हैं। ठीक है। चलिए, निर्बल को आपको प्राथमिकता देनी है, ये हो गया इसका पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची क्या है? देखिए, कमल और एक और पर्यायवाची होते हैं कमल। देखिए, 2 शब्द आते हैं युग्म शब्द के अंदर आते हैं, पंकज नहीं, जलद और जलज। तो जलद का होता है क्या? देने वाला। जल देता कौन है हमें? कमल देता है या बादल? जलद देने वाला, तो बादल हो जाएगा। ठीक है। और इसका हो जाएगा पंकज, यानी कि कमल। पंकज, कमल, सरोज, नलिन, ये सभी किसके हैं? जलज, पंकज, कमल, नलिन, सरोज, ये सभी कमल के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। लेकिन जलद का ध्यान रखना। ठीक है। और इसका पयोज भी होता है, पयोज भी होता है, जल के अंदर जन्म लेने वाला। ठीक है। पयोद बादल को कहते हैं, जलद बादल को कहते हैं, जिसके अंत में द आता है वो बादल से संबंधित है। ठीक है। यहाँ जैसे पानी से संबंधित कोई शब्द आ जाए, जैसे जल आ जाए, पयो आ जाए और फिर द लगाओ तो बादल, और ज लगा हो तो जन्म लेने वाला। जल में कौन जन्मता है? कमल। तो यहाँ पे आपका कमल उत्तर हो जाएगा। क्लियर। चलिए, अगला है उन्नति का विलोम शब्द क्या होगा? उन्नति करता है, कोई ऊपर चढ़ता है। जैसे उन्नति का मतलब है और प्रगति करना, उन्नति करना, प्रगति करना। और उन्नति का विलोम यानी कि नीचे डाउन होना, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवनति कहते हैं। अवनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनति कहते हैं। उन्नति का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अवनति हो जाएगा। अगला है विद्युत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? देखिए, विद्युत का एक तो आपके इंपॉर्टेंट होता है क्या? एक तो आपके हो गया बिजली, तड़ित, चपला, दामिनी, ये सभी किसके हैं? ये सभी विद्युत के पर्यायवाची है। दामिनी, बिजली, तड़ित, चपला, ये 4 शब्द ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और कई बार जैसे आज आपको हिंदी के प्रश्न किस तरह रिपीट होते हैं, ये तो है नहीं कि विद्युत का पर्यायवाची क्या है और कल भी यही प्रश्न पूछ ले कि विद्युत का पर्यायवाची क्या है, वही 4 ऑप्शन नहीं, ऐसा तो नहीं आ सकता। फिर भी ऐसा आ सकता है कि दामिनी किसका पर्यायवाची है, ये प्रश्न आपको फिर कल पूछ सकता है, क्योंकि पर्यायवाची और विलोम शब्द बहुत ही कम है, सीमित दायरे के अंदर है, तो वो सीमित में से ही प्रश्न पूछते हैं। तो दामिनी किसका पर्यायवाची ऐसा पूछ सकता है, या चपला किसका पर्यायवाची है वो भी पूछ सकता है, या विद्युत का पर्यायवाची क्या है। ये सब प्रश्नों की एक तरह का फॉर्मेट बनाती है एसएससी। और इस बार जो है क्रिया और आपके जो सर्वनाम है, संज्ञा है, उनसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं।
जो भाषा का रूप है या शब्द रूप हैं अव्यय, उनसे भी प्रश्न पूछ रहे हैं। संक्षिप्त का विलोम क्या है? संक्षिप्त का होता है मतलब छोटा स्वरूप, जो हम कहते हैं संक्षिप्त करना। जैसे एक बहुत बड़ी मीनिंग लिखते हैं, जैसे आप मान लीजिए आप इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इसका हम शॉर्ट रूप लिखते हैं क्या? संक्षिप्त IPS। ठीक है, वो संक्षिप्त हो गया। और ये क्या है? ये इसका विस्तृत रूप है। तो संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? संक्षिप्त का विलोम हो जाएगा आपका विस्तृत रूप हो जाएगा। क्लियर? पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहाड़ का पर्यायवाची देखिए, पहाड़ का है, एक तो नग है, धरणीधर, ठीक है, पर्वत भी कह सकते हैं। पहाड़ पर्वत का पर्यायवाची है। पर्वत अलग परिभाषा में अलग होते हैं, लेकिन पर्यायवाची शब्द दोनों एक ही होते हैं। पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, नग हो गया, धरणीधर हो गया, ठीक है, भूधर हो गया, ये सभी इसी के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? आयात का विलोम क्या है? आयात यानी कि किसी बाहर देश से मंगाना। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा मान लीजिए भारत, एक मिनट, ये भारत है और ये इसका देश है पड़ोसी पाकिस्तान। यहाँ से हमने कुछ मंगाया तो उससे कहते हैं, जैसे ये भारत में आयात कर रहा है, ये क्या कर रहा है? ये भारत में आयात कर रहा है, और उसके बदले जैसे हम इसको देते हैं, जल देते हैं, तो वो क्या हो गया? हमारे देश से निर्यात हो गया। क्या हो गया? निर्यात हो गया। क्लियर? चांदनी का पर्यायवाची क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। चांदनी, ज्योत्सना, चांदनी और ज्योत्सना दोनों चांदनी के पर्यायवाची, ध्यान रखना। आगत का विलोम क्या है? आगत यानी कि आगंत, आने वाला, ठीक है, तो इसका जाने वाला भी हो सकता है। ऑप्शन में अगर जाने वाला हो तो वो भी हो सकता है। निर्गत हो, नहीं आने वाला, तो भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे। एक तो आने वाला जो आ रहा है उसके लिए भी होता है, या फिर आने वाला का उल्टा नहीं आने वाला भी हो सकता है, और आने वाले का उल्टा जाने वाला भी हो सकता है। दोनों लिख सकते हैं आप, दोनों में से एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। आँख का पर्यायवाची क्या है? आँख का पर्यायवाची ध्यान रखना, चक्षु, नयन, नेत्र, लोचन, लोचन के अलावा आपका दीर्घ, ये इतना आप ध्यान रख लेना, ठीक है। तो ये 5 शब्द आपको ध्यान में रखने हैं आँख के संबंध में पर्यायवाची हैं। आँख के पर्यायवाची भी पूछ रहे हैं कई बार, अपने शारीरिक अंगों के पर्यायवाची हैं, उनका थोड़ा सा ध्यान रखना। रात में गमन करने वाला, रात में गमन कौन करता है? जो नभचर होता है, नभचर, ठीक है। नभचर को क्या कह सकते हैं? राक्षस भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नभचर। और नभचर के अलावा, नभचर नहीं कहते हैं इसको, निशाचर कहते हैं। क्या कहते हैं? निशाचर। नभचर वो आसमान वाले पक्षी के लिए, नभचर राक्षस, ठीक है। तो रात में गमन करने वाला कौन होता है? निशाचर। निशा यानी रात, और चर यानी चलने वाला, रात में चलने वाला। तरुवर, तरुवर को हम क्या कहते हैं? तरुवर जैसे कोई वृक्ष होता है उसका है वृक्ष, विटप, पादप, ये सभी किसके हैं? ये सभी तरवर के हैं। तरवर यानी कि वृक्ष होता है, उसके ही वृक्ष, विटप, पादप इसी के पर्यायवाची हैं। जिसके पास घर नहीं हो, देखिए यहाँ एक तरह का प्रश्न आया था, ये दोनों प्रश्न आ चुके हैं अभी अभी। घर का पर्यायवाची और जिसके पास घर नहीं हो। देखिए घर के पर्यायवाची क्या है? एक तो होता है आपका आले, दूसरा होता है ग्रह, तीसरा होता है निकेत, ठीक है। तो ये सभी क्या है? आले, ग्रह, निकेत, ये किसके? घर के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जिसके पास घर नहीं हो उसे हम कहते हैं अनिकेतन। अनिकेतन, अनिकेतन यानी कि जिसके पास घर नहीं है उसे क्या कहेंगे? अनिकेतन कहेंगे। जिसके पास ग्रह नहीं हो, ग्रह नहीं हो, आले, ग्रह, निकेत, ये किसके हैं? घर के पर्यायवाची हैं। बाकी सभी अनिकेतन किसका है? जिसके पास घर नहीं हो उसके लिए एक शब्द है। एक शब्द क्या है? अनिकेतन है। अगला है आँख खुलना और नेकी कर दरिया में डालना। आँख खुलने का है, जैसे अभी आपकी आँख खुली है, इतने दिन तो आप वहाँ पे जैसे हैं कहते हैं ना एग्ज़ाम के टाइम की, आप इतने दिन तो गलत बुक्स पढ़ते रहे और एग्ज़ाम में नंबर कम आने पर आपकी आँख खुलना, यानी कि कुछ आपको जानने के बाद ही आपको महसूस होता है कि हमने वास्तव में गलती की है। तो वही है आँख खुलने का एक सार्थक मुहावरा हो जाता है, ठीक है। चलिए अगला, नेकी कर दरिया में डालना। आँख खुलने का लिख देते हैं आपको, आँख खुलना,
बोध होना या फिर समय पर जान जाना, किसी चीज़ के बारे में जान जाना, वो एक ही बात है। नेकी कर दरिया में डालना, जैसे आपने किसी की भलाई की और बाद में उस भलाई को भूल ही गए, ये नहीं याद रखते हैं कि मैंने उसकी भलाई की तो वो वापस मेरी भलाई करेगा, या उसको याद दिलाते रहे कि मैंने आपको उस समय 500 रुपये देके आपके ऊपर उपकार किया था और अब आप जो है मुझे वापस उपकार करें मेरे पर। तो वो होती है नेकी कर याद रखना, और ये है नेकी कर दरिया में डालना, यानी कि उपकार करके उपकार भूलना, उपकार करके उपकार भूलना, इसका एक ही अर्थ है उपकार, उपकार करके उपकार भूलना। क्लियर, ये दोनों इसी के अर्थ हैं। अगला है अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ है अंगूठा दिखाना। जैसे मैंने आपसे 500 रुपये मांग लिए, बच्चों 500 रुपये दे दो, और आप क्या करते हैं सीधा अंगूठा दिखाते, यानी कि स्पष्ट मना करना, स्पष्ट मना करना, स्पष्ट मना करना, ये किसका है? ये अंगूठा दिखाने का है। प्रमुख का विलोम शब्द क्या है? प्रमुख, जैसे आपको प्रमुखता दी जाती है, ठीक है, एक होता है प्रमुख होता है और दूसरा उसका उल्टा कौन होता है? सामान्य होता है, जिसको कोई महत्व नहीं देते हैं, सामान्य लोगों की तरह। जैसे हम और आप लोग कहीं जाएंगे तो सामान्य कहीं खाना खाने की तलाश करेंगे, खाने की तलाश या अच्छा जहाँ फंक्शन हो रहा है उसकी तलाश करेंगे और वापस आ जाएंगे। लेकिन कोई बड़ा लोग आएगा तो उसको क्या करेंगे? प्रमुखता देंगे, उसको आगे बिठाएंगे, आगे बुलाएंगे, सब कुछ उसी के लिए बने होते हैं। हम तो ठीक है पीछे से खाना खाने वाले हैं। तो वो बात हो जाती है प्रमुख और सामान्य की। अगला है ऊँट के मुँह में जीरा का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता की मात्रा में पर्याप्त कम होना, उससे कहते हैं ऊँट के मुंह में जीरा। अब ऊँट का इतना बड़ा कुबड़ और जीरे का इतना सा छोटा दाना, उससे क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। वही बात तो ही ना कि आवश्यकता अधिक और पूर्ति कम। ठीक है, आवश्यकता की तुलना में पूर्ति कम, आवश्यकता की तुलना में पूर्ति कम, तो ये क्या हो गया? ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या है? उज्ज्वल का शुद्ध रूप इस तरह लिखते हैं। उत का संधि विच्छेद क्या है इसका? उत धन ज्वल। और हिंदी का एक नियम है कि त और द के बाद अगर ज या झ आए तो इसका क्या बनेगा? तो इसका बन जाएगा त या द का क्या बन जाएगा? ज हलंत बन जाएगा। ठीक है, तो इसका हम क्या बनाएंगे? उ और त का क्या हो जाएगा? ज हलंत, और ये आगे क्या है? ज्यादा है फिर भी, और ज्वल, उत्ज्वल। तो उत्त प्लस ज्वल का क्या हो जाएगा? उज्ज्वल हो जाएगा, जो इस तरह लिखा जाएगा। तो ये आपका शुद्ध रूप है। दोनों ज आधे ही होंगे, पूरे नहीं होंगे। ठीक है, अगला है उपकार मानने वाले के लिए एक शब्द है। उपकार मानने वाला, एक होता है उपकार मानने वाला, जैसे आपने किसी पे भलाई की, किसी डूबते हुए को बचाया, उसने आपका उपकार माना और हर वक्त आपको कभी न कभी कहता है कि आपने मेरे ऊपर साहब उपकार किया और ज़रूरत पड़ने पर मैं भी आपके लिए कुछ भला काम करूंगा। और एक ऐसा होता है कि आपने किसी को संकट में किसी को कितने रुपए दिए? संकट में किसी को 500 रुपये दिए, और वो आपको अपना संकट पूरा होने पर या अपना काम निकलने पर आपको भूल जाता है। तो वो क्या होता है? वो भी आपका एक तरह का उसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो उपकार मानने वाले के लिए क्या होगा? कर्तज्ञ, कर्तज्ञ होगा। और जो उपकार नहीं मानता उसके लिए क्या होगा? कृतघ्न होगा। क्या होगा? कृतघ्न होगा। जो उपकार आपका नहीं मानता है उससे कहते हैं कृतघ्न, और जो उपकार मानता है उससे क्या कहते हैं? कृतज्ञ। और जो न मानता है उससे कहते हैं कृतघ्न। ये कृतज्ञ और कृतघ्न दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका होगा प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। ये एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्लियर? चलिए अगला मैं लेता हूँ। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी कौन सी होगी? शुद्ध वर्तनी आपको देखनी है तो ललायित, ललायित, लालायित और लालायित। तो इसका शुद्ध क्या होगा? लालायित होगा। क्या होगा? लालायित, ये इसका शुद्ध रूप है। ये भी कल की शिफ्ट में पूछा गया शब्द है। शुद्ध रूप के ज़्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं, वाक्य शुद्धि के कम है और शब्द शुद्धि की ज़्यादा है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी, ये देखिए मैं आपको एक बताने के लिए लाया हूँ कि किस तरह के रिक्त स्थान आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के रिक्त स्थान आते हैं। इसमें सीधा सीधी बात है कि जिसने गुलाबी कमीज पहनी है का नाम श्याम है। क्या होगा? उसका नाम, उसकी नाम, जिसका नाम। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है जिसका नाम श्याम है, ये तो वाक्य बैठता ही नहीं है। नॉर्मल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें भी नहीं बैठता है। जिसने गुलाबी कमीज पहनी है उसकी नाम श्याम है,
उसकी नाम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिसका हो सकता, नहीं हो सकता। जिसकी बिल्कुल नहीं। और बचता क्या है? उसका नाम क्या है? श्याम है। अब ये प्रश्न कभी रिपीट नहीं होगा इस साल के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके अंदर। हो गया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप तो इसका उत्तर पहले से भी जानते हैं, तो इसको रिवीजन करने या इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उसका नाम श्याम है। जिसने गुलाबी रंग की कमीज पहनी है उसका नाम श्याम है। ये एक जनरल लैंग्वेज का क्वेश्चन है, जो हम दैनिक बोलचाल की भाषा में कोलोक्वियल जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो प्रयोग करते हैं वही शब्द है, कोई अलग से शब्द नहीं आया है। अगला है अपने पैरों पर खड़े होना। ये भी एक मुहावरा आया था, अपने पैरों पर खड़े हो जाना। पैरों पर खड़े होना, ये खड़े तो हम रोज होते हैं, पैरों पर ही होते हैं, हाथों पे तो कोई होता नहीं है। कोई होता है हाथों पे क्या? बिल्कुल नहीं। तो पैरों पर खड़े होने का एक ही मतलब है कि सामर्थ्यवान होना, या फिर स्वरोजगार होना, स्वावलंबन होना, अपने आप पे जो है भरोसा करना, अपने आप पे भरोसा नहीं, अपने आप में एक रोजगार पाना, वही है। ठीक है, स्वावलंबी होना या फिर रोजगार मिलना, अपने पैरों पर खड़े होना, सामर्थ्यवान होना, वो एक ही चीज़ है। चोर की दाढ़ी में तिनका, ये मुहावरा बहुत फेमस रहा है। मुहावरा नहीं, ये एक लोकोक्ति है। ठीक है, ये क्या है? एक तरह की लोकोक्ति है। और लोकोक्ति और मुहावरे का भी एक अंतर होता है। अधिकतम अंतर यही है कि अंत में ना होता है। ठीक है, तो वही होता है। ठीक है, पैर पर खड़ा होना, ये क्या है? मुहावरा है। ठीक है, खुदा पाड़ निकली चुईया, ये क्या है? एक तरह की लोकोक्ति है। तिनका, इसके अंत में भी ना नहीं है, तो ये भी एक तरह की लोकोक्ति भी होती है। यानी कि देसी बोलचाल की भाषा से जो बनते हैं भावार्थ, उन्हें कहते हैं लोकोक्ति, और हिंदी के शुद्ध रूप वाले हैं उन्हें मुहावरे भी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि जो चोर होता है वो अपने आप में ही प्रकट हो जाता है कि मैं ही चोर हूँ। कैसे? वो कुछ ना कुछ हरकत जरूर कर देगा। ठीक है, तो दोषी व्यक्ति के मन में डर होना, दोषी के मन में डर होना, या चोर की दाढ़ी में तिनका होना, ये एक ही बात है। ठीक है, ये दोनों एक ही भावार्थ देते हैं। खोदा पहाड़ निकली चुईया, अधिक परिश्रम कम लाभ। क्या? देखो, पहाड़ खोदते हैं और क्या हमें कोई कह देता है कि पहाड़ में खजाना छिपा है? ये पहाड़ किस लिए खोदते हैं? पहाड़ खोदने का कोई ना कोई तो भाव होता है, वरना उतनी मेहनत कौन करेगा? पहाड़ खोदना एक कोई सामान्य बात नहीं है, बहुत खर्चा आता है पहाड़ खोदने में। चाहे आप मशीनों से खुदवाओ या आप खुद लोगों द्वारा या मजदूरों द्वारा खुदवाओ, खर्चा तो उतना ही आना है, बहुत ही अधिक परिश्रम करना पड़ेगा। ऐसी सामान्य बात तो नहीं है कि पहाड़ ऐसे ही खुद जाएगा और मजाक में। तो इतना बड़ा आप पहाड़ खोदते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, और उसके बाद क्या निकलती है? एक छोटी सी चुईया निकलती है, और कुछ भी नहीं निकलता है। तो अधिक परिश्रम, क्या परिश्रम तो कितना किया? बहुत अधिक परिश्रम किया, बहुत अधिक परिश्रम। और लाभ कितना? बहुत कम लाभ, अधिक परिश्रम, बहुत कम लाभ। तो लाभ तो बहुत कम हुआ, क्योंकि क्या लाभ हुआ? बिल्कुल हुआ ही नहीं, नगण्य लाभ। ये भी सही होता है कि अधिक परिश्रम नगण्य लाभ। ठीक है, ये भी इसका सही है, क्योंकि निकली चुईया, पहाड़ खोदने पर चुईया निकलती, चुईया से तो कोई लाभ नहीं है, क्या करोगे उस जानवर से? चलिए, नेक्स्ट है हमारा, इंद्र का पर्यायवाची क्या है? देवराज, देवेंद्र, सुरपति। देवराज, देवेंद्र, सुरपति, ये सभी किसके हैं? इंद्र के ही पर्यायवाची। इंद्र के पर्यायवाची बहुत है, लेकिन ये ज़्यादातर देवराज, देवेंद्र, सुरपति आपको ध्यान रखना है। आकाश की, नभ। ठीक है, आसमान भी कह सकते हैं। नभ और आसमान किसके हैं? आकाश के ही पर्यायवाची हैं। और जो आसमान के अंदर जो पक्षी उड़ते हैं उनके लिए एक शब्द आता है नभचर। नभचर किसके लिए है? जो आसमान के अंदर विचरण करते हैं उन्हें कहते हैं नभचर। ठीक है, तो आकाश का क्या हो गया? नभ और आसमान, ये भी ध्यान रखना। अगला है प्रेरणात्मक क्रिया है। ये भी क्रिया और जो आपके हैं सर्वनाम, उनसे प्रश्न आ रहे हैं 2-3 दिन की शिफ्टों में लगातार। तो प्रेरणात्मक क्रिया क्या है? प्रेरणा से कोई काम करवाना। जैसे मैं आपसे कहता हूँ, आपको मैं पढ़वाता हूँ, प्रेरणार्थक कार्य करवाता हूँ। ठीक है, आपसे कुछ काम करवाता हूँ प्रेरणा दे करके, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, सुनना, इसमें कोई प्रेरणा हो रही है क्या? नहीं। कोई मैं कह रहा हूँ आप सुन रहे, इसमें कोई प्रेरणा नहीं है। सीखना, मैं सिखा रहा हूँ आप सीख रहे, इसमें कोई प्रेरणा नहीं है। और मैं आपको कह रहा हूँ और आप बैठ रहे हैं, या बैठना आप अपने आप बैठते हैं, तो ये कोई प्रेरणार्थक नहीं है। लेकिन मैं आपसे कह करके किसी और को या बुलवाता हूँ,
आपको कह करके कि बच्चों वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, ताकि कोई और बच्चा हमसे जुड़ेगा। तो वो लाइक और शेयर का जो काम है वो प्रेरणार्थक काम है, ठीक है। तो मैं आपको कह करके किसी और को बुलवाता हूँ, यूट्यूब पे अपने चैनल पे जुड़वाता हूँ, तो एक तरह का है बुलवाना है। लेकिन आप लोग जो है इतने कंजूस है कि प्रेरणार्थक क्रिया का आपके अंदर 1% भाव नहीं है। प्रेरणार्थक क्रिया का 1% भी भाव नहीं है, न कभी लाइक, न कभी शेयर, न कभी सब्सक्राइब। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तिरंगा भारत का राष्ट्रीय रिक्त स्थान है। ये प्रश्न रिक्त स्थान का है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, ध्वज, चिन्ह, निशान, पताका, ये क्या है, एक जैसे शब्द है, ठीक है। चलो चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, बाकी देखो ध्वज, निशान, पताका, केतु, ये सभी क्या है, ये सभी एक जैसे ही शब्द है, एक दूसरे के पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त शब्द पूछा है रिक्त स्थान के अंदर। तीनों शब्द ध्वज, निशान, पताका एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ध्वज कोई निशान कहते हैं, ध्वज कोई पताका कहते हैं। पताका का अर्थ भी झंडा भी होता है, झंडा भी यही है। लेकिन यहाँ हम क्या कहते हैं, बोलते वक्त ये कहते हैं कि तिरंगा भारत का राष्ट्रीय पताका है, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय निशान है, या तिरंगा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, या तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। तो हम क्या कहेंगे, तिरंगा भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। क्या है, राष्ट्रीय ध्वज है। तो ये सबसे उपयुक्त शब्द है, और ये चारों के चारों ऑप्शन में आए हुए थे। अगला है वर्गीकरण का शुद्ध रूप। तो ये वर्गीकरण, शब्द शुद्धि के बहुत प्रश्न आ रहे हैं, वर्गीकरण, ठीक है, ये वर्गीकरण आपका हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला है आकाश का विलोम। आकाश, आकाश का क्या होता है, पाताल, एक ही बात है, पाताल आकाश, ठीक है। आकाश के नभ, आसमान, ये आकाश के क्या है, ये आकाश के पर्यायवाची शब्द है। घाट, घाट का पानी पीना, घाट, घाट का पानी कौन पीता है, जो ज़्यादा भटकता है। घाट का पानी तो जो जाएगा वही पिएगा। ऐसे तो है नहीं कि आप बोतल भर के ला के सबको घाट घाट के पानी पिला दे, नहीं। जैसे आप अजमेर गए, जयपुर गए, दिल्ली गए, आगरा गए, आगरा के बाद आप बंगलोर, कलकत्ता, मुंबई, हैदराबाद, जहाँ भी आपको मौका मिला वहाँ गए, तो आप घाट घाट का पानी पीते हैं। घाट घाट का पानी पियेंगे तो क्या होगी, आपको अनुभव मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अनुभवी होना, क्या होना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी कौन पीता है, जो ज़्यादा अनुभवी हो जाता है उसने पी रखा है, ठीक है। जो ज़्यादा अनुभवी है उसने घाट घाट का पानी पी रखा है। ऐसे तो अनुभव मिलता नहीं है, ठोकरें खाई हैं तब तो वहाँ गया, वहाँ का पानी पिया है। ये तो एक भाव है कि घाट घाट का पानी पीना। बाकी इसका जो मूल अर्थ है वो है कि बहुत ज़्यादा अनुभवी होना, ठीक है। अनुभवी होना, घाट घाट का पानी पीना, ये एक ही बात है। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके पार देख सके, जिसके क्या, आर पार, पार देख सके। देखने को क्या कहते हैं हम, दर्शी भी कहते हैं। तो पारदर्शी, पार देख सके उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है कौन सा शब्द शुद्ध है। ये कुछ प्रश्न है जो और भी इंपॉर्टेंट है, आपके जो आ रहे हैं उनसे अगली स्टेप्टों में आने की पूरी संभावना है। इन प्रश्नों को स्किप ना करें। पीछे का वीडियो हो सकता है आपने स्किप किया हो, लेकिन ये वीडियो जो प्रश्न अब आ रहे हैं उनको स्किप करने की कोशिश ना करना, नहीं तो आप 1 से 3-4 नंबर तक खो सकते हैं। चलिए, कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द अशुद्ध है। इतरेतर, विवाहेतर, बेहतर, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर द, उत्तरोत्तर आपका जो है अशुद्ध शब्द है, ठीक है। तो बाकी सभी शब्द क्या है, बाकी सभी शब्द शुद्ध है। इतरेतर, विवाहेतर और बेहतर, इन शब्दों को ध्यान रखना। ये प्रश्न देखिए, ये विलोम शब्द का है। विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ये आपका एक शब्द का प्रश्न भी पड़ता है, ठीक है। एक शब्द का प्रश्न की विपरीत अर्थ बोध कराने वाले शब्द के लिए एक शब्द, तो उसका हो जाएगा आपका विलोम शब्द हो जाएगा, ठीक है। चलिए, विलोम शब्द हो गया। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से रिक्त का विलोम शब्द चुनिए। रिक्त यानी कि खाली रहना, क्या रहना, खाली रह जाना। तो इससे उसका उल्टा क्या होता है, पूरा भरा हुआ होना। क्या होना, पूर्ण होना या भरा हुआ होना, उसे कहते हैं रिक्त का विलोम शब्द। रिक्त का तिक्त नहीं है, पूर्ण है, ठीक है। चलिए अगला है निम्नलिखित में से जो एक दूसरे के विलोम शब्द नहीं है उन्हें चुनिए। सुबोध, दुर्बोध, अच्छा बोध होना, अच्छा ज्ञान होना, दुर्बोध बहुत कम ज्ञान होना। योगी का होता है भोगी, परितोष, अपरितोष, स्मरण, विस्मरण। स्मरण का होता है याद रखना और विस्मरण का है भूल जाना। परितोष, परितोष का क्या होता है, परितोष कहते हैं पुरस्कार देना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, दंड देना। अपरितोष नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, अपरितोष न होकर के इसका हो जाएगा दंड देना, ये भी ध्यान रखना। तो 4 आपके विलोम शब्द मैंने यहाँ से कवर करवा दिए। अगला देखिए, निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा। निश्चित का होगा अनिश्चित, ठीक है। कदाचित का क्या होता है, बताइए। कदाचित का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कदाचित, जल्दी बता दो। कदाचित, कदाचित का होता है हमेशा, कभी कभी और हमेशा, ठीक है। चलिए अगला है अशुद्ध विलोम शब्द युग्म है। विधि, निषेध, सक्रिय, विक्रिय, क्षणिक, शाश्वत, शयन, जागरण, अशुद्ध विलोम शब्द हैं, ठीक है। विधि, निषेध, सक्रिय, सक्रिय का देखिए, सक्रिय का विक्रिय नहीं है, सक्रिय का है निष्क्रिय। क्या है,
निष्क्रिय है सक्रिय का, ठीक है। तो सक्रिय को कहोगे निष्क्रिय, और बाकी विधि का निश्चित, क्षणिक का शाश्वत, क्षणिक क्षण भर के लिए, शाश्वत यानी कि बहुत समय के लिए, शयन सोना, और जागरण यानी जागना। तो ये था अशुद्ध आपका सक्रिय वाला। अगला है नीचे की ओर मुख किए हुए के लिए एक शब्द बताइए। नीचे की ओर मुख, नीचे यानी आप कहते हैं अधो, अधो यानी नीचे, अधो और मुख, तो नीचे के मुख क्या कहते हैं? अधोमुख, अधोमुख कहते हैं। अगला है निम्न में से कौन सा विकल्प सही वाक्यांश के लिए एक शब्द युग्म नहीं है? जो सब जानता हो, जो सब जानता हो उसे क्या कहते हैं? हम सर्वज्ञ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसे कहते हैं सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, सर्व प्लस ज्ञ, सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। साहित्य को लिखने वाला जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुंदर, सु यानी सुंदर, गर्दन को हम कहते हैं ग्रीवा भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका संधि बनता है, वो बनता है सुग्रीव। क्या बनता है? सुग्रीव। तो ये आपका शुद्ध हो गया। बिना घर का, अभी हमने लिया था कि जिसके पास घर न हो उसके लिए एक शब्द क्या है, तो उसके अनिकेतन है। ये प्रश्न मैंने कुछ दिन पहले ही बनवाए थे, लेकिन एक गलती है कि आपको पहले नहीं बताया। पहले पता था तो जो 10 से लेकर के 14 तक हैं उनके भी कुछ प्रश्न सब जाते। ये जो बिना घर का है उसके लिए अनिकेतन, ये प्रश्न हमारे कल 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट में शायद आया था। चलिए, तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा ऑप्शन बी। साहित्य को लिखने वाला कौन होता है? साहित्यकार होता है, कवि नहीं होता है। साहित्यकार अलग होता है, कवि अलग होता है। कवि जो कविताएं करता है उससे कवि कहते हैं। स्वावलंबी शब्द के लिए प्रयुक्त सही वाक्यांश है। स्वावलंबी, यही अभी अभी बताया था। एक और जो क्या था, मुहावरा था शायद, अपने पैरों पर खड़ा होना, उसके लिए मैंने ये बताया था स्वावलंबी शब्द, ठीक है। तो इसका क्या होगा? जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो, जो हर प्रकार से आत्मनिर्भर हो तो उसे क्या कहते हैं? हम स्वावलंबी कहते हैं। बिना संकोच बोलने वाला, इसका आपको बताना है क्या होगा बिना संकोच बोलने वाला, ठीक है। तो स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला उसे कहते हैं स्वयंसेवी, स्वयं सेवक या स्वयंसेवी। तो स्वयं सेवक को क्या कहते हैं? स्वयं की इच्छा से सेवा करने वाला। बिना संकोच का बोलने वाला, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप लोग कुछ भी तैयारी करते हैं तो ये बहुत सिंपल है। बिना संकोच बोलने वाला थोड़ा जो है डिफिकल्ट है मेरे विचार से, इसलिए आप नहीं बता पाएंगे, इसलिए आपको मैंने कमेंट बॉक्स में बोला है। स्मरण करने योग्य, तो क्या होगा? स्मरणीय होगा। स्मरण करने योग्य स्मरणीय होगा, ठीक है। बिना संकोच बोलने वाले का आपको बताना है, मैं नहीं बता दूंगा। अगला है जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहते हैं? आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। क्या कहते हैं? अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, जिसकी आशा भी न हो। अगला है जिसका वर्णन नहीं हो सकता तो उसे अवर्णनीय की कहते हैं या अवर्णनीय? अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो। और दर्शनीय, देखने योग्य, योग्य, देखने योग्य, ठीक है। चलिए, अगला है किसी विषय में अधिक जानकारी रखने वाले, किसी विषय में अधिक जानकारी रखता है। जैसे आप जैसे कोई हिंदी का विषय विशेषज्ञ है तो हिंदी की ज़्यादा जानकारी रखता है। विशेषज्ञ का मतलब इससे हिंदी की बहुत सारी जानकारी है, ग्रामर, साहित्य सब कुछ जानता है, तो हम क्या कहते हैं? हिंदी के विशेषज्ञ। किसके? हिंदी के विशेषज्ञ, या भूगोल के विशेषज्ञ, राजनीति के विशेषज्ञ, गणित के विशेषज्ञ, इंग्लिश के विशेषज्ञ, तो सभी को क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। विद्वान, पंडित, ज्ञानी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला सब लोगों से संबंध रखने वाला, सार्वकालिक, सार्वजनिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक। तो इसका क्या हो जाएगा? सार्वजनिक, जो सभी से संबंध रखता है उसे कहते हैं सार्वजनिक। सभी कालों से संबंधित सार्वकालिक होता है, सभी देशों से संबंधित सार्वदेशिक, और जो सार्वभौमिक है यानी कि पूरी तरह से पृथ्वी पर सत्य हैं, अटल हैं, कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, सब तरह से, सभी जगह। सार्वभौमिक का है सब जगह, सब जगह, सार्वभौमिक सब जगह। सार्वदेशिक, सभी देश, सभी काल और सभी जगहों से, सभी लोगों जो संबंध रखता है उसे कहते हैं सार्वजनिक। जिसने इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके, जिसे इंद्रियों से अनुभव नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं? इंद्रियों से जिसे अनुभव नहीं कर सकते उसे कहते हैं अतीन्द्रिय, यानी कि इंद्रियों से भी अति है, यानी इंद्रियों से भी, इंद्रियों के ज्ञान से भी ये बाहर है, इसलिए इसे अतीन्द्रिय कहते हैं। जो कहने सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना हो उसे क्या कहते हैं? तो उससे हम क्या कहेंगे? जो कहने सुनने में घिनौना या लज्जापूर्ण हो तो उससे हम क्या कहते हैं? अश्लील कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल की मैथ की क्लास में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।